नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि कल से हमने बायोलॉजी की न्यू क्लास स्टार्ट कर दी है सीपी नेट एग्जाम 2022 के लिए। यदि आप सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो 2022 में और कोई मनपसंद सीट लेना चाहते हो तो आज ही क्लास को ज्वाइन कर लो। आज से ही बायोलॉजी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल एक क्लास हमने डाली हुई थी, यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे देखिए। वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमने बताए हुए जो आपके सीपी नेट एग्जाम में पूछे जा चुके। तो अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी, देखिएगा। बेसिक बायोलॉजी क्लास है, बेसिक बायोलॉजी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए आज की वीडियो और कल की वीडियो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल की वीडियो और आज की वीडियो जो हम आज आपको बताएंगे, पूरी वीडियो को देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि आप बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, 34 में लगभग 30+ नंबर लाना चाहते हो एग्जाम में, तो आप इस क्लास को एक बार जरूर ज्वाइन करें। आपको इतनी अच्छी तरीके से बायोलॉजी की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट समझाते हुए, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाते हुए, एक एक चैप्टर थ्योरी वाइज, थ्योरी के बाद उसकी एमसीक्यू लगवाते हुए हम आपको चलेंगे लाइव क्लास में। जो बोर्ड पर हम थ्योरी कराएंगे उसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको लाइव क्लास में मिला करेंगे। टाइम टेबल का शेड्यूल है, हम जल्दी आपको बता देंगे कि हमारी क्लास कब से लेकर कब तक चलेगी, कौन सी क्लास कितने टाइम पर मिलेगी, ये हम आपको जल्द ही बता दूंगी। लेकिन ये क्लास जो आपको है सुबह के टाइम ही मिलेगी, तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल की क्लास में भी हमने बेसिक बायोलॉजी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हुए थे, आपने देखी भी होगी। एक बात हम आपसे और बोलना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। छोटी सी बात है, यदि आप बायोलॉजी में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बायोलॉजी को अपनी अच्छा करना चाहते हो, तो मेरे साथ आपको नोटबुक पे लिखते हुए चलना है। यदि आप जो भी हम इस बोर्ड पर पढ़ाएं वो आप सभी चीजें, चाहे आपको आती हो चाहे ना आती हो, आपको नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना है। जो भी हम पढ़ाएं इस पर बोर्ड पर, वो आपको सभी चीजों को नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना है। आपको पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठना है, तो ले लीजिए कॉपी और पेन और मेरे साथ लिखते हुए चलना है, ठीक है। यदि आप बायोलॉजी अच्छा करना चाहते हो, बायोलॉजी को अच्छी तरीके से अच्छे नंबर बायोलॉजी में लाना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ओनली 7-8 महीने। सीपी नेट का जो एग्जाम है 2022 का, वो दिसंबर के महीने में होगा जाके, लगभग दिसंबर के महीने में होगा जाके। तो अभी से जब आप तैयारी करोगे तभी 11th और 12th की बायोलॉजी को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे। एक एक पॉइंट आपको पढ़ते हुए चलना है। जब आप चीजें पढ़ते हुए चलोगे तो आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखो, कल की क्लास में हमने बेसिक बायोलॉजी क्लास में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए थे। आज कुछ इंपोर्टेंट बचे हुए पॉइंट है जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर मिलेगा इम्पोर्टेंट, जो भी चैप्टर आपके जो हमने सिलेबस में बताया हुआ है उसी के अनुसार हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखो, आज हम बात करने वाली हूँ यहाँ पर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये क्लास, आज की बहुत ही इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरा कहना मानो, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थैंक यू। और क्लास को देखने के लिए चलिए बात कर लेते हैं। शाखा एक तरफ लिखी हुई है शाखा यानी कि ब्रांच, और दूसरी तरफ लिखी है जनक, इनके फादर, यानी कि जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा समझते हुए चले, चीजों को नहीं आए तो पूछ सकते हो थोड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि शाखा, जैसे हमारी एक शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? ज्यादा नहीं है, ओनली 20-25 शाखाएं, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे जो पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, उनको देखते हुए हम 20-25 शाखा लेकर आए हैं। लगभग 20-25 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो देखो, सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कौन है, पिता कौन है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पिता है, फादर है, उनका नाम आपका क्या है? लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुई पास्चर। लिखते हुए चलना मेरे साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट।
तो आप चीजों को बहुत अच्छी से तरीके से सीख सकते हो। पूछा जाए आपसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके लुई पास्चर हैं। लुई पास्चर, आपको ट्रिक आपको आती हो तो अच्छी बात है, और नई ट्रिक आती है तो आप इसी तरह से याद कर लो, क्योंकि ट्रिक भी याद ही करोगे। जब ट्रिक याद करो, ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए तभी याद होगा। तो हमारा मानना तो ये है कि आप चीजों को ऐसे ही याद कर लो। थोड़ा ट्रिक यदि आपको कोई आती हो तो बना लीजिए, नहीं आती हो तो कोई बात नहीं है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पिता है वो लुई पास्चर हैं। कौन है? लुई पास्चर हैं। और उसके बाद बात करते हैं जीवाणु विज्ञान के पिता, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये हमारी है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के जो पिता है वो आपके कौन है? तो ये आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवाणु खोज किसने की थी, तो जीवाणु जो खोज करता है सबसे पहले वो आपके कौन है? ल्यूवेनहॉक। लेकिन एक बात और याद करना, आपने ये भी देखा होगा कि जीवाणु विज्ञान के जो जनक है, आपने किसी किसी किताब में बुक में आपने देखा होगा कि जीवाणु विज्ञान के जो जनक उसमें दे रखा है वो रॉबर्ट कोच को भी दे रखा है। लेकिन ध्यान से सुनना, सबसे जो यानी कि आंसर जो सबसे सटीक आंसर है, जो मतलब जो एग्जाम में भी सटीक माना जाता है, यही माना जाता है, वो आपका ल्यूवेनहॉक है। लेकिन किताबों में आपने जो देखा होगा वो रॉबर्ट कोच को भी देखा होगा। किसे? रॉबर्ट कोच। तो कभी कभार ऑप्शन में अगर आपको ल्यूवेनहॉक न मिले तो आप रॉबर्ट कोच पर टिक करके आना है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो आपको मिलेगा वो ल्यूवेनहॉक ही मिलेगा। तो याद कर लेना कि जीवाणु विज्ञान का जो जनक है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो जीवाणु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बात कर लेते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जिस पर हम स्टार लगा दें वो आप भी स्टार लगा लेना। वैसे इंपोर्टेंट तो सभी है, किसी को नहीं मालूम है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ना आप सूक्ष्मदर्शी लगाए हुए, ना हम सूक्ष्मदर्शी लगाए हुए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इन पर स्टार लगा लीजिए, इनको बार बार दोहराते रहिए चीजों को। और जो चीज आज हम यहाँ पर पढ़ाए वह चीज आपको रोज की रोज रिवाइज करनी है। आज हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है, कल आपको आना चाहिए, कल आपको ये चीजें आनी चाहिए। और हम एक दिन लाइव क्लास में इसका टेस्ट लेकर आएंगे। इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से बेसिक बायोलॉजी से, वो सभी क्वेश्चन आपको हम लाइव क्लास में कराएंगे। तो आपको लाइव क्लास में हम जो भी क्वेश्चन पूछे, आपको सेकंडों में उसका आंसर आना चाहिए, सेकंडों में उसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे ही हम क्वेश्चन आपसे करते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर आपको देना है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी है। तो मेरे मानो तो आप रोज का रोज रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज जितना ज्यादा करोगे तभी बेहतर होगा। और ये सोचते रहोगे कि अभी तो एग्जाम का बहुत टाइम है, एग्जाम तो कल दिसंबर में होगा, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो ये मत सोचना, ये बात को दिमाग से निकाल देना। टाइम कोई ज्यादा नहीं है, टाइम पता भी नहीं चलता है कब निकल जाए, 4-5 महीने। और पढ़ना भी तो काफी है, काफी चैप्टर है, लगभग 25+ चैप्टर है। तो 25+ चैप्टर को अच्छी तरीके से आपको कवर करना है। बात करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक है वो आपके एडवर्ड जेनर। देखो, थोड़ा टाइम शुरुआत में लगेगा, थोड़ा टाइम, वीडियो भी ज्यादा बातें 1-2 हो सकती है, पर परेशान नहीं हुआ करो। बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि मैम आप बात टाइम वेस्ट करती हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम आपका, मुझे भी पता है टाइम की वैल्यू क्या है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। उसके बाद बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए आप। वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक आपसे पूछे जाए तो वर्गीकरण के जो जनक है वो आपके हैं कैरोलस लीनियस। वेरी इंपोर्टेंट है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस।
यदि आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, तो वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी के जो जनक है वो कौन है, आपकी कैरोलस लिनियस है। वर्गीकरण किसे कहते हैं ये हम आपको चैप्टर में समझाएंगे चल के, ठीक है। जब भी बताएंगे चैप्टर ये बढ़ाएंगे तो आपको वर्गीकरण की डेफिनेशन भी बता देंगे। अब एक बार फिर दोबारा से दोहरा लेते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर, जीवाणु विज्ञान के एंटोनी वॉन लीवेनॉक, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी के कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के जो जनक है आपके वो कौन है, आपको पता होगा, आपके दिमाग में आ भी चुका होगा इसका आंसर। रुधिर परिसंचरण के जो जनक है वो आपके विलियम हार्वे हैं। कौन है, विलियम हार्वे। यदि आपका रुधिर निकाल दिया जाए तो आप हार जाओगे, यानी आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, तो हार जाओगे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। कुछ ट्रिक है हमें भी याद मैंने बनाई हुई अपनी तरफ से, लेकिन आप अपनी तरफ से बनाना खुद की। यदि आप खुद की ट्रिक बनाओगे तो आपको याद रहेगी। रुधिर परिसंचरण के जो जनक है वो आपके कौन है, विलियम हार्वे। और हार्वे कैसे याद करोगे, यदि आपका रुधिर निकाल दिया जाए, यदि आपका रुधिर निकाल दिया जाए तो आप क्या हार जाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, अच्छे से काम नहीं होगा तुमसे। तो रुधिर परिसंचरण के जो जनक है वो आपके कौन है, विलियम हार्वे है। बात कर लेते हैं रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के जो जनक है ब्लड ग्रुप के जो जनक है वेरी इंपोर्टेंट है ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है। रुधिर वर्ग के जो जनक है वो आपके कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। ये आपको पहले से पता है, कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड मतलब भूमि कह सकते हो, तो भूमि पर तभी चल सकते हो जब आप में रुधिर हो। आप जमीन पर तभी अच्छे से चल सकते हो जब आपके अंदर क्या होना चाहिए, रुधिर होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, रुधिर होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से चल सकते हो जमीन पर, पृथ्वी पर, लैंड भूमि पर। तो आपके पास क्या होना चाहिए, रुधिर होना चाहिए, अच्छा खासा रुधिर, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप। स्टीनर स्ट्रॉन्ग कब बनोगे, जब आपके पास रुधिर होना चाहिए। तो ऐसे याद कर लेना। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स वेरी इंपोर्टेंट। जेनेटिक्स के जो जनक है वो आपको पता है कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। आनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले इन्होंने, आपको पता है 12th क्लास का चैप्टर है, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, पाइसम सेटाइवम पर, और एक उद्धार मटर थी उस पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताई हुई थी, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हुई थी। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। बात कर लेते आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक है वो आपके हैं टी.एच. मॉर्गन। कौन है, टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक है वो आपके कौन से, टी.एच. मॉर्गन। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो टी.एच. मॉर्गन है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, वो भी निर्जीव कोशिका 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी, नॉन लिविंग कोशिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा देखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी। तो रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहली कोशिका देखी तो इसलिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे, कोशिका विज्ञान का। तो कोशिका विज्ञान का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है, अभी और बचे होंगे कुछ, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको देंगे, लेकिन जो भी हम यहाँ पर लिख रही हूँ वो सभी इंपोर्टेंट है। प्लीज नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि हम इसका टेस्ट लेकर आएंगे और आपको टेस्ट अच्छे से अच्छे, यदि हम 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो 20 में आपके 20 ही क्वेश्चन सही होने चाहिए। 20 में 19 भी क्वेश्चन आपके सही, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप तैयारी मन से कर रहे हो 2022 में अच्छी सीट पाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगाना है। यदि आपको अच्छी से अच्छी सीट पानी है, बीएससी नर्सिंग जैसी सीट यदि आपको लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना सोचो कि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और मुझे सीट कोई मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। देख रहे हो बच्चों को, इनके 40-40 नंबर है, उनको भी सीट नहीं मिली हुई है।
और बच्चे कह उनको मनपसंद कोर्स नहीं मिला। सबसे अच्छी बात, सबसे बेकार बात तो ये कि उनकी मनपसंद कोर्स क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो मेहनत नहीं, आपने कुछ कमी छोड़ी है, जो कमी आपने छोड़ी है पीछे उसे पूरा करो। ठीक है, पहले तो एक बार हम दोहरा देते हैं कि रुधिर परिसंचरण का वैज्ञानिक नाम क्या है, विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग का कार्ल लैंडस्टीन, अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन और कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब कुछ और बचे हुए जो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं ये, और इससे भी इम्पोर्टेंट आगे वाले, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं आगे पॉइंट पर। तो देखो आगे आपका शाखा है अंतःस्रावी विज्ञान, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो अंतःस्रावी विज्ञान में किया जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, ये सभी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन का स्रावण होता है, ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलते हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, आपको पता होगा। और ये चीजें हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हार्मोन वाला जो चैप्टर है वो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पूछा जाए आपसे कि एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थॉमस अल्वा, एल्वा भी लिख सकते हो, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऊतक विज्ञान या औतिकी। ऊतक विज्ञान को औतिकी भी कहा जाता है, जैसे कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसी तरीके से ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऊतक विज्ञान के अंदर किया जाता है, ऊतक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। आपको पता है पहले से ही ऊतक विज्ञान यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, और कोशिका विज्ञान जिसे क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, ऊतकों का अध्ययन। तो ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ऊतक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि ऊतक शब्द किसने दिया है, यदि आपसे पूछा जाए कि ऊतक शब्द किसने दिया है, सबसे ऊतक शब्द का नामकरण, ऊतक शब्द किसने दिया, इसका नामकरण किसने किया, कौन पंडित था भाई, तो ऊतक शब्द जो दिया है वो वैज्ञानिक का नाम है बिकाट। क्या नाम है वैज्ञानिक का, बिकाट। बिकाट नाम की एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊतक शब्द दिया हुआ है। ऊतक शब्द जो है वो किसने दिया है, तो ऊतक शब्द की बात कर लिया, वर्ड की बात करें, ऊतक शब्द किसने दिया है, तो ऊतक शब्द एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बिकाट। क्या नाम है उनका, बिकाट, ये नाम याद कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है मार्सेलो मेलपिगी। क्या नाम है, मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, मार्सेलो मेलपिगी। अब बात कर लेते हैं सुजन की। सुजन की क्या होता है, यहाँ से एग्जाम बीएचयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यूजेनिक्स, इंग्लिश में इसे कहा जाता है यूजेनिक्स। सुजन की क्या होता है ये हम आपको बताएंगे आगे चल के, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुजन की यानी कि यूजेनिक्स के जो वैज्ञानिक है वो कौन है, जनक कौन है, तो यूजेनिक्स के जो वैज्ञानिक है उनका नाम है एफ गाल्टन। क्या नाम है, एफ गाल्टन नाम है। ठीक है, जब हम चीजें पढ़ते नहीं है और एग्जाम में पूछ ली जाती है, देखी भी नहीं हो हमने, और वो एग्जाम में पूछ ली जाए तो कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और तुमने कभी भी कोई चीज देख पढ़ी हुई है और एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप पक्का उसे सही करके आएंगे, भले ही एक बार आपने देखी हो, कहीं एक बार वो क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा हो और एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप पक्का उसे सही करके आते 85%, क्योंकि आपने कभी ना कभी उसे देखा है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो, ज्यादा से ज्यादा जब जानकारी आपको होगी तो एग्जाम में आप पक्का अच्छा करके आओगे 100%। जो जितने नंबर आप चाहते हो उतने ही नंबर आपके आएंगे यदि आप चीजों को सीखते रहोगे हमेशा। अब बात कर लेते हैं जीन चिकित्सा। जीन थेरेपी के जनक कौन है, वेरी इंपोर्टेंट है। जीन चिकित्सा के जो जनक है उनका नाम क्या है, तो जीन चिकित्सा के जो जनक आपके
उनका नाम है आपका एंडरसन। क्या नाम है? एंडरसन। जीन चिकित्सा के जो जनक है उनका नाम क्या है? एंडरसन है। बात कर लेते आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन है? पूछा जाए आपसे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक बताओ, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो जनक है आपके, वो आपके कौन है? तो ये आपको आना चाहिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो जनक है वो आपके पॉल बर्ग हैं। कौन है? पॉल बर्ग। देखो कुछ तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हम बार बार इनको रिवाइज करेंगे, आपको पढ़ाएंगे तो हमको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, हम भी कोई भगवान जी की बहन नहीं, हमने आपको पहले से बता दिया है, जब चीजें हम भी याद करेंगे तभी हमको भी याद होगी, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे इसमें से नाम है जो हमें भी पता नहीं, याद नहीं रहते, लेकिन बार बार हम जब इनको रिवाइज करते हैं तो मुझे भी याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी हो जाएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो जनक है उन्हें क्या कहा जाता है? पॉल बर्ग कहा जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अंतःस्रावी विज्ञान के कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, आंख बंद करके याद करना। ऊतक विज्ञान के जनक कौन है? मार्सेलो मेलपीगी। सुजनकी के कौन है? एम गाल्टन। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी के कौन है? एडरसन। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है? पॉल बर्ग है। अब बात कर लेते हैं कि औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल, 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 फार्मास्यूटिकल के जो जनक है वो आपके कौन है? तो इसके जनक है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटिस बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो आपको औषधि विज्ञान का जनक तो पता ही होना चाहिए। औषधि विज्ञान का जनक तो आपको पता होना चाहिए कि औषधि विज्ञान के जनक कौन है। तो औषधि विज्ञान के जो जनक है वो आपके हिप्पोक्रेटिस हैं। कौन है? वेरी इंपोर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, बात करते हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक जानी मानी बहुत ही आपको पता है पहले से, पी या पंचानन महेश्वरी कह दो या पी महेश्वरी कह दो। ठीक है, तो पूरा नाम आप लिख लो पंचानन महेश्वरी। वेरी इंपोर्टेंट है ये, इस पे स्टार लगा लो 3 आप, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। तो पंचानन, इन्होंने भ्रूण विज्ञान के भ्रूण के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। ठीक है, सबसे पहले तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचानन महेश्वरी। ठीक है, पंचानन महेश्वरी, यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। महेश्वरी, पंचानन। ठीक है, पंच। ठीक है, आप पूछ लिया आपसे कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मतलब कि मॉडर्न। मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। या पूछा जाए कि भ्रूण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एम्ब्रायोलॉजी में किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भ्रूणों का अध्ययन किसमें करेंगे? विज्ञान की शाखा के अंतर्गत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रॉय का अध्ययन किया जाता है, तो एम्ब्रॉयोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे इनका नाम है बोन बेयर। बोन बेयर को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बोन बेयर को कहा जाता है। भारतीय पूछा जाए तो पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। उत्परिवर्तन, यानी कि उत्परिवर्तन बाद किसने दिया था? तो यदि आपसे पूछा जाए उत्परिवर्तन का जनक या उत्परिवर्तन बाद किसने दिया, म्यूटेशन में जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तन के जनक एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है, आप पहले से परिचित हैं उनसे, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो उत्परिवर्तन का जो जनक कहा जाता है, उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है वो ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। थोड़ा लाइट कम हो गई है, अभी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। ठीक है, देखो थोड़ा लाइट चली गई तो आप थोड़ा आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है कोई, वैसे अच्छा तो है, अच्छा ऐसा नहीं कह सकते अच्छा है बहुत। तो बात करते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का जो जनक जिसे कहा जाता है उत्परिवर्तन म्यूटेशन का, उनको क्या कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज को उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है। बात करते हैं पादप शारीरिकी। तो पादप शारीरिकी का यानी कि प्लांट एनाटोमी, प्लांट एनाटोमी का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो या ये भी कर सकते हैं, पादप शारीरिक ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, एन ग्यू, एन ग्यू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एन ग्यू को कहा जाता है। लेकिन इंपोर्टेंट यहाँ सबसे ज्यादा जो है
पहला ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी है और ये भी है। ये चार जो ऊपर वाले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक बॉन बेयर को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जो जनक है या उत्परिवर्तन बाद किसने दिया था, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। कुछ और ज्यादा 4-5 और बचे हुए हैं जो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप बचेंगे 4-5 है बस, उसके बाद आप ये वीडियो आज की हम यहीं पर फिनिश करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर क्या था प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के जो जनक थे वो एन ड्यू थे। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे पादप शरीर क्रिया विज्ञान या पादप कार्यकी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान को पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, जबकि पादप शारीरिकी को क्या कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। तो आप इनकी कार्यकी जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है, तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। किसे कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक। अब बात कर लेते हैं भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान या भारतीय जीवाश्म विज्ञान। भारतीय जीवाश्म विज्ञान कह दो चाहे भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान कह दो, एक ही बात है। पूछा जाता है कि जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं, फॉसल। फॉसल सुना हुआ शब्द आपने, स्पेलिंग आपने पता होगी, AFOSSIL, फॉसल। फॉसल मीन्स होता है जीवाश्म। क्या होते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवाश्म का मतलब होता है जो प्राचीन मतलब जो जंतु या पादप किसी के प्राचीन काल में जो किसी पत्थर या चट्टान पर दबे रह जाते हैं, उनके अवशेष बचे रह जाते हैं, उनको ही जीवाश्म कहा जाता है। पत्थर या चट्टानों पर प्राचीन काल के जंतु या पौधे जो दबे रह गए, उनके जो अवशेष बच गए, उनको ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका जीवाश्म विज्ञान, जिसे कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, पैलियोंटोलॉजी। बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन जो किया जाता है वो पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान या भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है जाने माने हमारे उनका नाम है बीरबल साइनी। क्या नाम है उनका, बीरबल साइनी। आप इनका नाम पहले से जान रहे होंगे, बीरबल साइनी। बीरबल साइनी को क्या कहा जाता है, बीरबल साइनी को पुरा वनस्पति जो संस्थान है वो लखनऊ में है, ठीक है। जीवाश्म जो संस्थान है हमारा वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बीरबल साइनी को कहा जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो ओपी आयंगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओपी आयंगर को कहा जाता है। शैवाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हम आपको देंगे जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे शैवाल का। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। पूछा जाए फाइकोलॉजी क्या है, तो शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो शैवाल विज्ञान जो है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि कवकों का अध्ययन पूछा जाए तो माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कवकों का अध्ययन जो किया जाता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक विज्ञान क्या है, यदि आपसे पूछा जाए कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है माइकेली को। किसे कहा जाता है, माइकेली को। लेकिन कवक विज्ञान कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कवक विज्ञान के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है माइकोलॉजी। ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, तो आप इनको याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, फाइको में, ठीक है। और कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, माइको में। किसमें किया जाता है, माइक में, माइक कवक, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ओपी आयंगर को कहा जाता है।
पूछा जाए भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, इंडियन इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है अगले एग्जाम में आने वाले में कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो आपके जाने माने रामदेव मिश्रा। राम जी के जो आप परिचित हो गए, तो रामदेव मिश्रा, ठीक है। रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये 4 बताए हुए, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साइनी को कहा जाता है, जिसका अध्ययन पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत या पैलियोबोटनी के अंतर्गत करते हैं, जीवाश्मों का। और भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक ओपी अयंगर, MOP अयंगर को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा। इंडियन इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, रामदेव मिश्रा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है। पारिस्थितिकी जो शब्द है हम आपको बता चुके कई बार पिछली क्लासों में, पुरानी क्लासों में आपको पता होगा जो बच्चे पुराने हैं, पारिस्थितिकी शब्द जो है वो किसने यूज किया था सबसे पहले, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कोई कमी हो तो बताना, देखो कमी जब आप बताओगे तभी हमें पता चलेगी। कोई अपनी कमी नहीं जान सकता है। हम अब मुझसे कोई कहे मेरी कमी क्या है मुझ में, तो मुझे नहीं मालूम है। जब आप मुझे बताओगे तो हम उसे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि आप मुझे कमी बताओगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि मेरे बच्चे मुझे, जो मेरे प्यारे भाई बहन है, मेरी कमी को बता रहे हैं, तो उस कमी को हम सुधारेंगे, ठीक है। सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। सुधारने लायक होगी तो, या कमी होगी सुधारने लायक होगी तो हम सुधारेंगे उसे। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपका टाइम कम लिया जाए और कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझाया जाए। जितना हो सकेगा, जितना हमसे हो सकेगा उतनी हम पूरी मेहनत करेंगे। आपके लिए जी जान लगा देंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी गारंटी मेरे ऊपर है, बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बायोलॉजी हम आपकी इतनी अच्छी करा देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और कराया है बच्चों का, देखा होगा पिछले साल के बच्चों को। तो ये आज बेसिक बायोलॉजी की 2 क्लासें हो गई, इनको देखो अच्छी से, याद कर लो। इसी का टेस्ट जो होगा वो लाइव होगा आपका। कब होगा ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो भी हमने 2 क्लासों में पढ़ाया हुआ इसका टेस्ट लाइव में हम लेंगे। कब लेकर आएंगे ये हम आपको बता देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखो ज्यादा से ज्यादा ये सपोर्ट करोगे तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। हम भी सुबह 3 बजे उठते हैं, तब आपके लिए क्लास तैयार करते हैं। 4-5 बजे फिर क्लास डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और यदि आप सपोर्ट करते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक करते रहोगे। लाइक जरूर करो वीडियो को, क्योंकि लाइक से ही आपके मुझे एनर्जी मिलती है कि बच्चे लाइक करेंगे तो हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।